नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉक और ये है रक्षा मामलों पर हमारी खास पेशकश रखवाले। और हर बार की तरह हमारे दोस्त, हमारे गेस्ट, हमारे मेंटर शिव अरोड़ा हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है शिव आपका। थैंक यू वेरी मच निखिल, गुड टू बी बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। शिव, आज हमने जो स्टोरीज अपने व्यूअर्स के लिए निकाली हैं उनमें अलग अलग तरह की वैरायटी है, लेकिन एक चीज कॉमन है। हम ये एपिसोड समर्पित कर रहे हैं नेवी को। नेवी की ही बात दिन भर में होने वाली है और उसका पैग ये है कि एक बड़ा दिलचस्प कंपटीशन चल रहा है गोवा में यूरोपियन या कहीं फ्रेंच और अमेरिकन एरोस्पेस कंपनीज के बीच में, या कहना चाहिए डिफेंस कंपनीज के बीच में। गोवा की सुंदर सेटिंग में दोनों पक्षों ने अपने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स को, जो कि कस्टमाइज किए गए हैं नेवी की जरूरतों के हिसाब से, उनके ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं। जनवरी फरवरी के आसपास हमने देखा था कि दासो ने राफेल एम को एसबीटीएफ में टेस्ट करवाया था। उसके बाद 20 जुलाई को खबर आई कि बोइंग इंडिया ने भी एक एयरक्राफ्ट को ला करके गोवा में आईएनएस हंसा पे वो सारे ट्रायल्स के जो नेवी देखना चाहती थी कि एसबीटीएफ में उनका एयरक्राफ्ट इंडियन कंडीशंस में किस तरह परफॉर्म करता है। वो वीडियोस हमारे दर्शकों ने देख लिए होंगे। पिछले इवेंट से इस इवेंट में एक चीज अलग है कि अमेरिकन पीआर थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव है। वो थोड़ा से ज्यादा वो बना लेते हैं कॉकपिट के अंदर से वीडियो। बिल्कुल, कोई कंपैरिजन ही नहीं है निखिल। जो पब्लिक रिलेशंस और जो डिजिटल मार्केटिंग जो होता है अमेरिकन मसल में, वो तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है। फ्रेंच के लोग और डैसो एविएशन इन पर्टिकुलर वो काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं। वो प्रेस रिलीज भी नहीं भेजते हैं, वो पिक्चर्स काफ़ी पब्लिश नहीं करते हैं, दे लिटिल सीक्रेटिव, वो काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है गोवा में शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेमोन्स्ट्रेशन था, क्योंकि ये जो विमान है निखिल, जैसे आपको पता ही है, ये जो फाइटर्स हैं रफाल और सुपर हॉर्नेट, दोनों फाइटर्स कैरियर बेस्ड फाइटर्स हैं, लेकिन उनका जो लॉन्च मैकेनिज्म है वो एक कैटपुल्ट लॉन्च मैकेनिज्म होता है, स्टीम कैटपुल्ट लॉन्च, जैसे अमेरिकन और फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर से। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था गोवा में, वो स्की जंप लिफ्ट ऑफ का डेमोन्स्ट्रेशन था, जो कंपल्सरी था। भारतीय नौसेना ने बोला था कि देखो, अगर हम इन दोनों विमानों को कंसिडर करना है इस डील के लिए, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन तो इट हैज टू हैपन। तो इसलिए दोनों देशों ने ये विमान गोवा भेजे थे और ये डेमोन्स्ट्रेशन वहां पे हुए थे। अभी तक वो डेमोन्स्ट्रेशन सफल हुए हैं, दोनों साइड से सफल हुए हैं, क्योंकि यही इंडिकेशन आ रहा है बोइंग से और डैसो से भी। लेकिन अभी भी इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद भी काफी सारे स्टेप्स हैं निखिल, टिल देयर इज सम फाइनलाइजेशन। शेख, मैं चाहता हूं कि ये बैकग्राउंडर हम कई बार रखवाले के पिछले एपिसोड्स में दे चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम इस बार टेस्ट ये दोनों डेमोन्स्ट्रेशंस के बारे में बात कर रहे हैं और दोनों अब पूरे हो चुके हैं टू एन एक्सटेंड एटलीस्ट, तो हम चाहते हैं कि हम ये भी समझें कि जब आईएनएस विक्रांत जो नया बन रहा है, कमीशन होने वाला है, उसकी लिफ्ट को लेकर जब चर्चा हुई थी, तब बहुत सारे कमेंटेटर्स ने कहा था कि ऐसा लगता है कि ये कस्टम मेड है फॉर MiG-29 केस। लेकिन जिस तरह चीजें आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि नेवी MiG-29 के साथ में जाएगी दोबारा। इसकी वजह क्या लगती है? बहुत पुराने MiG-29 नहीं है हमारे पास में, हमने बिल्कुल उनको बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया है, नेवी के पायलट्स उनको लेकर के लद्दाख भी गए हैं, फिर भी बहुत पुराना एयरक्राफ्ट वो नहीं है। इतनी जल्दी हमें इसे रिप्लेस करने की या दोबारा न खरीदने की क्या वजह आपको लगती है? निखिल, MiG-29K का जो कहानी है इंडियन नेवी में, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग कहानी भी है। क्योंकि जब इंडियन नेवी ने एडमिरल गोर्शकॉफ एयरक्राफ्ट कैरियर लिया था, जैसे आपको पता है, जो अभी आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से जाता है, उस टाइम में इंडियन नेवी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो था वो MiG-29K और एक सुखोई का भी एक एयरक्राफ्ट था जो लग सकता था उस युद्धपोत पर। लेकिन इंडियन नेवी ने लुकिंग एट बजट, लुकिंग एट स्पेस ऑन द डेक, ये सब कंस्ट्रेंट्स देख के MiG-29K को चुना था। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो निखिल कि MiG-29K तो एक विंटेज एयरक्राफ्ट तो बिल्कुल नहीं है, काफी मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, उसमें मॉडर्न वेपनरी है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, अच्छा कॉकपिट है। तो ये सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि इंडियन नेवी इस विमान को छोड़ के और विमान क्यों देख रहा है अभी। द आंसर टू दैट निखिल ये है कि नौसेना का जो एक्सपीरियंस हुआ है MiG-29 के साथ, वो एक्चुअली ऑन द मार्क नहीं है।
बहुत सारे क्राइटेरियाज को लेकर इंडियन नेवी का एक्सपीरियंस MiG-29 में सब ऑप्टिमल हुआ है। रेंज के अगर आप रेंज को देखोगे इन टर्म्स ऑफ सर्विसबिलिटी और अवेलेबिलिटी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्राइटेरियाज है फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट, उसमें भी कुछ शॉर्टफॉल्स हुए हैं निखिल। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, मेंटेनेंस में काफ़ी डिफिकल्टीज हुए हैं, स्पेयर पार्ट्स में भी कुछ डिफिकल्टीज हुए हैं। तो अगर एक होलिस्टिक व्यू अगर आप लोगे और जो थ्रेट परसेप्शंस हैं, रेंज रिक्वायरमेंट्स हैं फ्लीट डिफेंस के लिए, ये सब अगर आप एक बिग पिक्चर लोगे, तो इंडियन नेवी का ये कंक्लूजन था कि देखो 10-15 साल पहले जो हमारे रिक्वायरमेंट्स थे, जो हमारी मिशंस थे, उसके लिए तो ये ठीक था, लेकिन अब अगर हमारे पास कुछ ऑप्शन है तो हम आगे देखना चाहते हैं, इसलिए ये सुपर हॉर्नेट और रफाल पिक्चर में आ गया है। आई गेस शिव, ये इस चीज से भी कंपाउंड होता होगा कि हमारे पास एक बहुत बड़ी रशियन ओरिजिन की फ्लीट आईएएफ में है, लेकिन आईएएफ का जो एपेटाइट है इन सारी चीजों को डाइजेस्ट करने का वो ज्यादा है, क्योंकि फ्लीट साइज बहुत बड़ा है और नेवी की फ्लीट बड़ी छोटी होती है। जो उनका जितना उनके पास इन्वेंट्री एयरक्राफ्ट का वो बहुत, और उनकी रिक्वायरमेंट सुपर स्पेसिफिक है, नेवल एविएशन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ होता नहीं है। अगर आपकी फ्लीट बहुत छोटी है और उसमें अगर आपको इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, तब आपको ऐसे बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने ये भी कहा कि अगर आप 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पे 2 एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे तो फिर इंटरऑपरेबिलिटी का क्या होगा, क्या वो चीजें इफेक्ट नहीं होंगी? बिल्कुल इफेक्ट होंगे निखिल। जैसे हमने काफी पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किए कि इन्वेंट्री का जो मुसीबत है हमारे आर्म्ड फोर्सेस में, वो तो एक लगातार एक मुसीबत बढ़ रही है। नेवी अभी ये 2 फॉरेन एयरक्राफ्ट देख रही है। हमारे पास इंडिया में कुछ लोकल प्रोजेक्ट्स भी हैं जो आप उसके बारे में आगे बात करेंगे, जो एक डेक बेस्ड फाइटर बनाने के लिए हमारे पास भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है अभी निखिल। LCA नेवी का एक शुरू से एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी हुआ है, जो अभी काफी इट हैज स्लोड डाउन अ लिटिल बिट, वो काफी आगे नहीं बढ़ रहा है, इट्स स्टॉल्ड अ लिटिल बिट। तो अगर ये सारे लोकल प्रोजेक्ट्स को भी देखोगे, जो डिबेट हो रहा है कि INS विक्रांत के बाद क्या एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हम बनाएंगे, वो डिबेट अभी तक तय नहीं है। अभी तक वो भी एक बजट को लेकर काफी एक डिबेट चल रहा है विद इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो अगर ये सब अगर एक होलिस्टिक व्यू लोगे इस पर, तो इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। और भूलना मत निखिल कि एयरफोर्स और नेवी के बीच में भी एक लड़ाई चल रही है कि क्या जरूरत है नौसेना को अपना एयरफोर्स बनाने के लिए। हमारे पास लॉन्ग रेंज फाइटर्स है। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि देखो भाई, हमारे पास रफाल्स हैं, हमारे पास सुखोइज है, जैगुआर्स हैं, जो मरीन स्ट्राइक कर सकते हैं, जो फ्लीट डिफेंस कर सकते हैं। तो क्या जरूरत है कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए? क्या जरूरत है कि डेक बेस्ड फाइटर्स की कॉन्ट्रैक्टिंग करने के लिए? तो ये सारे डिबेट्स अभी भी चल रहे हैं। इसलिए इंडियन नेवी का जो रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, वो काफी प्रिकेरियस है अभी, वो काफी तय नहीं हुआ है अभी। ठीक बात है शिव, जैसे कि आप कह रहे थे उस बहस पे हम आना ही चाह रहे हैं। नेवी ने अपना एक अलग कॉन्टेस्ट फ्लोट किया हुआ है जो MRFA से अलग है। एयरफोर्स जो 114 एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती है वो दूसरी कहानी है, जो नेवी 57 एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती है वो दूसरी कहानी है। दोनों एयरक्राफ्ट अलग है, दोनों के स्पेसिफिकेशंस अलग हैं, और फिलहाल दोनों की फाइल धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रही है। और उसी कंपटीशन के तहत में बोइंग से कहा गया कि आप FF-18 के आप ट्रायल्स कीजिए। बोइंग ने इससे पहले US में भी एक स्की बनाई थी हमारे स्पेसिफिकेशंस पे। उसके मेजरमेंट्स उन्होंने अज्यूम किए थे या फिर उन्होंने किसी तरह डिटेल्स निकलवाई थी, लेकिन उनका यह कहना था कि जैसा आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जैसी आपके पास हंसा में स्की है, ऑलमोस्ट वैसा स्की हमने बनाया। और एक डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने US में किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि दासो अपना रफाल M लेकर के इंडिया आता है, गोवा जाते हैं INS संस्था से, वो अपने स्की जंप्स करते हैं। और फिर अब जो रिसेंटली 20 जुलाई को बोइंग इंडिया ने इंडिया में डेमोन्स्ट्रेशन दिया F-18 का, वो हमें समझना चाहते हैं कि सिर्फ इन 2 एयरक्राफ्ट्स को ही क्यों न्योता दिया गया कि आप डेमोन्स्ट्रेट करें? मार्केट इतना टाइट क्यों है नेवल एविएशन में? नहीं निखिल, क्योंकि और कोई नेवल ऑपरेशनल फाइटर है ही नहीं दुनिया में। देखो आप, रफाल और सुपर हॉर्नेट के बगैर और कोई नेवलाइज्ड कॉम्बैट फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट जो डेक ऑपरेशंस कर सकता है वो है ही नहीं।
जो थे वो रिटायर हो गए हैं। फ्रेंच के कुछ एयरक्राफ्ट थे वो रिटायर हुए हैं। ऑब्वियसली F-35, अगर आप F-35 के बारे में बात करना चाहते हो वो तो आगे वाली चीज है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हम तो सुपर हॉर्नेट और F-15 और ये सब इसके F-15, F-16, F-18 को क्यों देख रहे हैं जब यूएस भी F-35 के पे चल रहा है अभी। दे आर replacing many of their old fighters with F-35। तो हम why are we looking at these old fighters is the question। लेकिन इंडियन नेवी भी has to be realistic। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि देखो हमारा बजट काफी फिक्स्ड है, हम उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। हमारे रिक्वायरमेंट्स और जो मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी काफी मॉडरेट है कंपेयर्ड टू सर्टेन अदर कंट्रीज। इसलिए वी कैन नॉट हरी अलोंग। ऐसा नहीं है कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको सिर्फ F-35 चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता है। ये तो दूसरी बात है कि यूएस हैज एक्चुअली ऑफर्ड F-35 ऑल्सो, वो तो अलग बात है। लेकिन F-18, सुपर हॉर्नेट और रफाल, निखिल, are the only two operational combat naval fighters। Realistic कोई और ऑप्शन नहीं है। और दोनों, जैसे मैंने बताया कि दोनों ये जो फाइटर्स हैं वो स्की जंप पे नहीं चलते हैं। उनका जो डिजाइन है, उनका जो कंस्ट्रक्शन है, उनका जो फैब्रिकेशन है, सब कुछ मिशन प्लानिंग जो है वो स्की जंप ऑपरेशंस के लिए नहीं है ये। तो इसलिए ये कॉम्बैट डेमोन्स्ट्रेशन का होना पड़ा गोवा में। शिव, हम ये चाहते हैं कि इन दोनों एयरक्राफ्ट्स के बारे में हम थोड़ी बात करें। जैसे रफाल एम और जैसे जो एक तुक्केबाजी वाली कंपैरिजन होती है वो लग चुकी है पहले ही। उनके विंग स्पैन लोगों ने विकिपीडिया से निकाल के डिस्कस कर लिए हैं। ये बातें चल रही हैं कि नहीं, रफाल के तो विंग्स फोल्ड ही नहीं होते हैं, F-18 के होते हैं। इस तरह से लोग अपने अपने मत रख रहे हैं। एक सोशल मीडिया चैटर है। हाँ। लेकिन हम चाहते हैं कि जो 2 डेमोन्स्ट्रेशंस हुए इंडिया में, उनकी जितनी जानकारी अब तक के सार्वजनिक की गई, जैसा आपने बताया दासो ने स्टेटमेंट नहीं जारी किया था, लेकिन बोइंग ने तो एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। बोइंग ने इनफैक्ट ये भी कहा है कि हमने अलग अलग वेट कैटेगरीज में मिशंस भी नेवी को उड़ा करके दिखाए अपने डेमोन्स्ट्रेशन में। इन दोनों की जो जानकारी अब सामने आई है उसके बाद आपको चीजें कहां जाती हुई लगती हैं? ये दोनों एयरक्राफ्ट कंपेयर कैसे होते हैं? जैसे एक चीज हमने जान ली कि दोनों कैटपुल्ट के लिए बने हुए हैं, लेकिन हमारे दर्शक ये जानते हैं कि जब किसी भी जहाज को जब आप स्की से टेक ऑफ कराते हो तो बहुत सारी पेनल्टीज होती हैं। वो वैसे बिहेव नहीं करेगा जैसे वो एक रनवे से या कैटपुल्ट से कर रहा था। बिल्कुल निखिल, पहले तो ये जो कंपैरिजन्स होते हैं, टेक्निकल कंपैरिजन्स जो होते हैं स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, ये काफी दिलचस्प होते हैं क्योंकि ये नॉन एक्सपर्ट्स हैं जो एक्चुअली कंपेयर करते हैं। जब आप पायलट्स और मेंटेनेंस, ज्यादातर मेंटेनेंस क्रू से अगर आप बात करोगे ये विमानों के बारे में, तो एक काफी डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग और अलग सा पिक्चर मिलता है। चलो हम एक प्रॉपर बीन काउंट कंपैरिजन करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। देखो, सुपर हॉर्नेट और रफाल काफी कंपैरेबल एयरक्राफ्ट हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस को लेकर, काफी कंपैरेबल। दोनों साइड बोलेंगे कि हमारा ये काफी बड़ा है, ये छोटा है, ये अलग है, इसके पास ये नहीं है, इसके पास वो नहीं है। इंडियन नेवी का रिक्वायरमेंट्स को लेकर अगर आप देखोगे तो रफाल सुपर हॉर्नेट से छोटा है इन टर्म्स ऑफ डिमेंशंस, वो छोटा है। इसलिए डासो के लोग मानते हैं कि वो विंग फोल्डिंग का कोई इट इज नॉट अ शॉर्टफॉल फॉर रफाल। सुपर हॉर्नेट का विंग्स फोल्ड बिल्कुल होते हैं। दोनों नेवलाइज्ड फाइटर्स हैं, उनका रीइंफोर्स्ड अंडर कैरेज लैंडिंग गियर है। बोइंग का कहना है, बहुत बहुत दिलचस्प बात है निखिल, कि बोइंग का कहना है कि सुपर हॉर्नेट में मल्टीपल एंटी-शिप मिसाइल्स कैरेज का कैपेबिलिटी है विद द स्की जंप, जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है। वेयरएज रफाल के पास सिर्फ वन बेली पॉइंट में एंटी-शिप मिसाइल कैरेज का कैपेबिलिटी है। तो बोइंग का मानना है कि यह एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सुपर हॉर्नेट में। दूसरा, रफाल का ओनली सिंगल सीट वर्जन है नेवी में, सुपर हॉर्नेट में ट्विन सीट वर्जन भी है, क्योंकि इंडियन नेवी ने एक्चुअली मैंडेट नहीं किया है कि उनको ट्विन सीट भी चाहिए होगा। लेकिन जैसे आपको पता है निखिल, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जब भी हम कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट लेते हैं तो ट्विन सीट तो लेते ही हैं बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ट्रेनिंग, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। वो फुल्ली कॉम्बैटाइज्ड एयरक्राफ्ट है, लेकिन ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए वो
ऑलवेज हम लेते हैं, ओनली सिंगल सीट फाइटर्स हम कभी नहीं लेते, तो इसलिए वो भी एक प्रॉब्लम है। तो बोइंग बोलता है कि यार रफाल में डबल सीट ट्विन सीट एयरक्राफ्ट तो है नहीं, तो उसमें भी हमारे पास एडवांटेज है। लेकिन रफाल के पास एक्चुअली सबसे बड़ा एडवांटेज है निखिल, क्योंकि रफाल ऑलरेडी इन सर्विस है इंडिया में, कॉमनैलिटी है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 35 रफाल एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इन सर्विस है। आई थिंक फॉर ओवर 1.5 years वो इन सर्विस में है। वो फॉरवर्ड डिप्लॉयड है लद्दाख में। उन्होंने वेपन्स टेस्ट कर लिए हैं, काफी डॉक्ट्रिनल जो वर्कअप इंडियन एयरफोर्स में वो ऑलरेडी हुआ है, तो वो इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो डसो का जो डायलॉग है इंडिया के साथ, वो ये है कि देखो भाई, आप लोगों ने ऑलरेडी ये विमान लिया है, ये तो सस्ता विमान नहीं था, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। You have already built all the infrastructure to maintain this aircraft, जो spare parts, maintenance, repairing and overhaul systems, काफी महंगा था in different places, हाशिमारा, ग्वालियर and in अंबाला। तो आप क्यों किसी और के पास देख रहे हो? आप डू यू हैव सो मच मनी? एक्चुअली ये बोलते हैं कि आपके पास क्या इतना पैसा है कि रफाल खरीदने के बाद भी आप दूसरे एयरक्राफ्ट को देखोगे और कंसिडर करोगे? तो वो एक काफी इट इज अ वेरी पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट निखिल, क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम इन्वेंट्री को इंक्रीज करते रहें, दूसरा डिफरेंट एयरक्राफ्ट हम लेते रहें। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है। लेकिन मेरा फाइनल पॉइंट इस सवाल पे ये है कि निखिल, हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, मिसाइल्स, फायरिंग रेंज सब लेकर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है निखिल कि फाइनली जो डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट का होगा, वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे ही होगा, जैसे ऑल डिफेंस डील्स आर डन। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स अगर एक मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट हो जाता है तो बिल्कुल एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। क्योंकि इस चीज को लेकर के बड़ी जिज्ञासा भी है, बड़ी जुगुप्सा भी है। लोग तरह तरह से बात कर रहे हैं कि जो ये कॉमनैलिटी वाला पॉइंट है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि दासों की तरफ से ये पुश आ रहा है कि आप रफाल एम ले लीजिए क्योंकि आप रफाल पहले से उड़ा रहे हैं, और आप दासों जिस तरह से बात करता है किसी ने सुनी नहीं है। मैं कहता हूँ किसी ने सुना नहीं है। हाँ, ये चीजें वो बोलते नहीं है, वो बोलते बिल्कुल नहीं है। जो निकल के बाहर आता है, जो कहीं से पता चलता है, ये वो जानकारी है कि दासो एक्चुअली 2 स्क्वाड्रन्स और बेचने के बारे में पहले से बात चल रही थी, लगभग उसको तय माना जा रहा था। अब बस बहस इस बात की है कि क्या वो 2 स्क्वाड्रन्स लिए जाएंगे या फिर वो MRFA के अंदर ही सबस्यूम कर लिए जाएंगे। लेकिन दासो इस बात को लेके काफी अश्योर्ड था कि हमारे यहाँ से और एयरक्राफ्ट तो लिए ही जाने वाले हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर ये नेवी वाली चीज भी उनके तरफ से निकल जाती है तो उस रास्ते। इसीलिए शिव मैं चाहता हूं कि MRFA को लेकर के हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं और बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स देखी है। डिफेंस बीट के जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ में रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उनमें बातें अलग अलग सामने आती है। जैसे हमने 2-3 चीजें ये देखी है कि इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि MRFA को भी शायद स्प्लिट किया जाएगा। गवर्नमेंट वो पूरा 114 एयरक्राफ्ट का, जो एयरफोर्स के 114 एयरक्राफ्ट आने हैं बाहर से या किसी बाहर के OEM के साथ में इंडिया में शायद बने, वो पूरा ऑर्डर एक बार में फ्लोट नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि 54 एयरक्राफ्ट 54 एयरक्राफ्ट को पहले दिया जाए और शायद 54 भी एक साथ नहीं दिया जाएगा, उसके अंदर भी एक स्प्लिट होगा। एक स्क्वाड्रन बाहर से आएगा ऑफ द शेल्फ, उसके बाद में कुछ एयरक्राफ्ट पार्टनरशिप में बनेंगे और फिर बाकी एयरक्राफ्ट आपको पूरी तरह इंडिया में बनाने पड़ेंगे। इस तरह की बात चल रही है। आपकी क्या जानकारी है शिव इस बात को लेकर के, और इसमें इस पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स में नेवी कहां फिट होती है? निखिल, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आप जो कोट कर रहे हैं कि ये MRFA का जो 114 का रिक्वायरमेंट जो है वो शायद स्प्लिट होगा और वो सब स्प्लिट भी होगा, ये सारे जो हैं ये बिल्कुल सही हैं और गलत भी हैं। और वो इसलिए है कि वायु भवन में, एयर हेडक्वार्टर्स में भी ये तय हुआ नहीं है। अभी भी ये एक डिस्कशन स्टेज पे चल रहा है, क्योंकि MRFA क्वालिटेटिवली स्पीकिंग उनके पास कोई फील्ड ट्रायल्स करना नहीं है। उन्होंने अनाउंस किया कि हम और कोई डिटेल में जाएंगे नहीं टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर, क्योंकि जो MMRCA जो 2000s में जो पूरा फाइटर कॉन्टेस्ट, एक्विजिशन कॉन्टेस्ट जो हुआ था,
और उसके बाद जो रफाल का एक लिमिटेड क्वांटिटी लिया गया था, वो सारे फाइल्स जो हैं अभी भी एयरफोर्स के पास है। कुछ टेक्निकल अपडेट्स हुए हैं उस कंटेंडर्स में, वो सब अपडेट्स आएंगे एयरफोर्स के, लेकिन कोई फील्ड ट्रायल्स बिल्कुल नहीं होंगे। तो वो एक सवाल है कि अगर ये स्प्लिट होगा, नहीं स्प्लिट होगा, एयरफोर्स के पास भी एक फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है अभी तक। दूसरी चीज, रफाल और डासो का एक लगातार डायलॉग है एयरफोर्स के साथ निखिल, कि देखो सेम आंसर कि आप लोगों के पास रफाल है अभी, उसमें क्या कमी है उस एयरक्राफ्ट में जो आपने इतना पैसा डाला है, देश का इतना पैसा डाला है कि आप कुछ दूसरे एयरक्राफ्ट को देख रहे हो क्या? ये क्योंकि जो दूसरे एयरक्राफ्ट है जो एयरफोर्स देख रहा है निखिल, वो भी सस्ते एयरक्राफ्ट नहीं है, रफाल से सस्ते है नहीं। आप ओनरशिप कॉस्ट को लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं ओईएम्स के बीच में कि ये पर आवर फ्यूल कॉस्ट कम है, ये वो सब ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वो कंपेरेबल हैं। तो लेकिन जो पॉलिटिकल प्रेशर है यूएस से जो पॉलिटिकल प्रेशर है, गवर्नमेंटल प्रेशर है, जो ट्रंप इरा से शुरू हुआ था, एक्चुअली ओबामा इरा से शुरू हुआ था और ट्रंप इरा में काफी बढ़ गया था, वो है कि देखो, अगर ये जो रिलेशनशिप है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, अगर ये इफ इट हैज टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, और डिफेंस डील्स इज वन वे टू एक्चुअली डू इट। सो दैट इज द एक्चुअल रीजन निखिल। तो हम काफी डिफेंस बीट में, डिफेंस ब्लॉग्स में काफी ऑब्सेस हो गए हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के, एयरफोर्स को क्या चाहिए। एक्चुअली ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन ऑल्सो वेरी सिंपल है। देखो बॉस, आपको ये एक चीज चाहिए, ये आपके रिक्वायरमेंट्स, मोटा मोटा ये आपके रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ये कंटेंडर्स आपके रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं, तो गवर्नमेंट विल टेक अ डिसीजन ऑन विच इज द बेस्ट पॉलिटिकल चॉइस फॉर यू, दैट इज इट। और ये नहीं है कि फ्रांस एक छोटा मोटा देश है, फ्रांस ने काफी बड़े डील्स किए हैं इंडिया के साथ, स्कॉर्पियन सबमरीन्स, मिराज 2000s, रफाल डील एटसेट्रा। तो ऐसा नहीं है कि इट इज एन अनफेयर फाइट, क्योंकि यूएस को भी पता है कि उनके पास वो ओनरशिप एडवांटेज है नहीं, क्योंकि अभी तक दे हैव नॉट सोल्ड एनी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टू इंडिया। रफाल इज ऑलरेडी इन सर्विस विद द इंडियन एयरफोर्स, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड है रफाल के पास। सो द क्वेश्चन नाउ, सिर्फ एक सवाल है निखिल, कैन अमेरिका, क्या यूएस इंडिया को इतना प्रेशर कर सकता है कि वो ये कॉमनैलिटी, ये सब छोड़ के एक दूसरा एयरक्राफ्ट के ओर देखें? दैट इज द ओनली क्वेश्चन राइट नाउ, नथिंग एल्स। क्योंकि रफाल का बोलना है कि आपने 36 एयरक्राफ्ट लिए हैं, इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू नाउ बिल्ड अ प्रोडक्शन लाइन इन इंडिया। हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम 10 साल से तैयार हैं एक फैक्ट्री बनाने के लिए इंडिया में। सो द ओनली क्वेश्चन नाउ इज वेदर यूएस कैन स्टॉप इंडिया फ्रॉम डूइंग दैट। दैट्स द ओनली क्वेश्चन इन माय व्यू। और इसीलिए आई गेस इसीलिए बोइंग पीआर इतना अग्रेसिव है और इतना ऑप्टिमिस्टिक दिखता है अपने आउटलुक में। उन्होंने जो जिस तरह के पैकेजेस उन्होंने कहा है, वो मेंटेनेंस फैसिलिटी बनाने को तैयार है यहाँ पे, वो यहाँ पे आईएफ के साथ में बेसिस में वहां पे फैसिलिटीज क्रिएट करने को तैयार है, वो यहाँ आकर के पार्टनरशिप, उन्होंने रेड कारपेट रोल आउट कर दिया है कि आप एक बार बस डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस गली में आना है, जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। इसीलिए शायद वो इतना प्रेशर है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि डील एक तरफ टिल्ट बिल्कुल निखिल, पहले तो ये जो पीआर ओवरड्राइव और डिजिटल मार्केटिंग का जो मतलब मसल जो दिखाते हैं अमेरिका, ये एक बुरी चीज नहीं है, ठीक है, ऐसे ही है। कैपिटलिज्म वर्क्स लाइक दिस, अगर आपको कुछ बेचना है, वो जो सेलिंग का जो इंपल्स है वो बहुत रिफाइंड है, अच्छा है, ठीक है, वो इतना करते हैं, वो अच्छा है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि अमेरिका ये नहीं बोल रहा कि देखो बॉस, हम सिर्फ प्रेशर डाल रहे। उनका जो मैसेज है ये है कि देखो, क्या आप रफाल के साथ बैठना चाहते हो या आप वर्ल्ड्स नंबर 1 टेक्नोलॉजी को चुनना चाहते हो? वर्ल्ड्स नंबर 1 वॉर प्रूवन जो युद्ध में तैनात हुए हैं, जो ये विमान के साथ जाना चाहते हो, ये एक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में एक काफी एस्केलेटिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है,
चाइना एक कॉमन थ्रेट है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, कॉमनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस काफी बढ़ गया इंडिया और यूएस के बीच में। तो बेसिकली यूएस बोल रहा है कि देखो, अगर आप ये रिलेशनशिप सीरियसली लेना चाहते हो टू द नेक्स्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग एक्चुअल in one sense security allies, तो आप then ये जो nuts and bolts हैं, you cannot be taking different decisions on these fronts. That's the only thing. वो ये बोल रहे हैं. On the other hand, you've got the political pressure जहां US बोल रहा है कि देखो, this is a relationship where आप ये सब नहीं कर सकते हो. But the US can't do the same thing that they did with India as far as Russia is concerned. France एक बहुत अलग चीज है. France is a member of NATO also. तो जो प्रेशर जो है इसमें, इट्स अ लिटिल डिफरेंट। शिव, हमने इंटरनेशनल प्रेशर या डिप्लोमेटिक लीवर जिस तरह काम कर रहे हैं उसके बारे में आपने एक बहुत बढ़िया चीज हमारे दर्शकों को बताई। जनरली हम लोग डिफेंस में पॉलिटिक्स डिस्कस करते नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिंस ये बात निकल गई है तो हमें जानना चाहते हैं कि विद इन एमओडी एंड विद इन गवर्नमेंट किस तरह की बात हो रही है नेवल एयरक्राफ्ट को लेकर के। क्या नेवी अपने लेवल पे ही आगे बढ़ रही है या फिर ऊपर से कोई ब्लेसिंग है कि आप ये करते रहो, बाद में देख लेंगे, या मतलब मैं जानना चाहता हूं कि नेवी के जो एस्पिरेशंस हैं और नेवी के जो प्लान्स हैं उनको जो उनके बॉसेस और सुपर बॉसेस हैं वो कितना बैक कर रहे हैं, या फिर ये एक ऐसी फाइल है जो डेड एंड की तरफ बढ़ रही है। निखिल, जैसे हमने एक पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में, जैसे आपको पता था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का एक कंट्रोवर्शियल आर्ग्यूमेंट, उन्होंने स्क्वायरली बोला था कि देखो बॉस, एयरक्राफ्ट कैरियर का एक डेड एंड है, आप इतना पैसे नहीं सिंक कर सकते हो इन अ कैपेबिलिटी जो आप किसी और चीजों में लगा सकते हो, जैसे कि सबमरीन्स एंड अदर थिंग्स। तो नौसेना के अंदर भी एक सेक्शन है जिसका व्यू है कि देखो, एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक बहुत मोटा फ्लोटिंग टारगेट है। चाइना और काफी अदर कंट्रीज के पास एंटी शिप मिसाइल्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल्स भी हैं। तो आप क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो जब आप सुपर फास्ट अटैक सबमरीन्स, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, इसमें यू कैन पुट दैट सेम काइंड ऑफ बजट एंड गेट दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन इंडियन नेवी का जो इमीडिएट है वो तो एक थोड़ा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन इंडियन नेवी के अंदर जो सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से वो काफी इट हैज एक्चुअली इंप्रूव्ड ओवर द इयर्स। निखिल, इंडियन नेवी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंडियन नेवी शुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विसेज अमंग द थ्री, लेकिन वो सबसे छोटा सर्विस है जैसे आपको पता है। लेकिन आई थिंक इन द लास्ट, आई वुड से 10 to 12 years काफी सपोर्ट मिला है इंडियन नेवी के लिए, विच इज वाई ये जो डेक बेस्ड, दिस मल्टी रोल डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जो है वो एक्टिव है। ये जो कॉम्बैट डेमोन्स्ट्रेशंस जो हो रहे हैं गोवा में, वो नहीं होते अगर एक्टिव सपोर्ट सिस्टम में नहीं था। तो इंडियन नेवी भी अडिग है कि ये जो विमान है, हम आगे जाके डिबेट कर सकते हैं कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए या नहीं, लेकिन आईएनएस विक्रांत तो अगले महीने इन अगस्त इट विल बी इंडक्टेड इनटू सर्विस, और उसके लिए विमान तो चाहिए होंगे। इट कैन नॉट जस्ट बी अ शिप विदाउट एयरक्राफ्ट। तो उसके लिए दैट इज व्हाई दिस थिंग हैज सपोर्ट। और मैं ये चीज भी जाननी चाहिए, मतलब जो एयरक्राफ्ट वर्सेस जो एयरक्राफ्ट कैरियर वर्सेस सबमरीन डिबेट है वो वहां जाकर के थोड़ी मिसलीडिंग हो जाती है कि हम ये नहीं फैक्टर इन करते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो हमारे पास में हैं, एक पहले से है, एक अभी बनाया है, और कम से कम 5 to 6 और 7 डिकेड्स में भी हम उनको इस्तेमाल करते रहेंगे जिनके लिए हमको एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट नहीं हो सकते हैं। नेवल एविएशन एक दूसरा गेम है, वो एक दूसरा जानवर होता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे उतरता है। इसलिए हमको कुछ एयरक्राफ्ट की जरूरत तो है ही, और मे बी इसीलिए ये 57 जो नेवल एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं, ये सम इयर्स डाउन द लाइन तो इनको लिया ही जाना है, कि अभी लेते हैं या बाद में लेते हैं, आपको कभी ना कभी खरीदना ही है। ऑन दैट नोट शिव, हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी स्टोरी में नेवी की बात होती रहेगी। 20 जुलाई को ये खबर आई कि आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि कारवार से लगभग 1 या 1.5 साल लंबे रिफिट्स के बाद में पेट्रोल के लिए निकल रहा था या ट्रायल्स के लिए निकल रहा था, उस पे एक फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। कोई कैजुअलिटीज नहीं है, उसको जल्दी कंटेन कर लिया गया और शिप अभी सर्विसेबल भी है। आपकी क्या जानकारी है कि इस दौरान क्या हुआ? निखिल, ये एक बॉयलर रूम में एक फायर था
ये एक एक्सीडेंटल फायर था कुछ मटेरियल्स को लेकर। आई थिंक देयर वाज सम पेंट एंड अदर मटेरियल्स जो थे वहाँ पे। तो ये एक छोटा फायर नहीं था, ये काफ़ी सीरियस फायर था, कुछ डैमेज भी हुआ था, लेकिन जैसे आपने बताया कि कोई देयर वर नो इंजरीज और कैजुअलिटीज ऑन बोर्ड, जो एक्चुअली एक काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ है, क्योंकि जहाँ ये फायर हुआ था ये एक एनक्लोज स्पेस था जो मैन्ड है, जहाँ पे पर्सनल एक्चुअली तैनात हैं ड्यूटीज़ के लिए। तो ये एक खुशी की बात है कि कोई कैजुअलिटी नहीं था इस घटना में। लेकिन जैसे आपको भी बताया निखिल, ये पहला घटना नहीं है ऐसे आईएनएस विक्रमादित्य में। जब वो बन रहा था, जब वो रिफर्बिश हो रहा था रशिया में, उस दौरान भी एक फायर हुआ था जिसमें कुछ लोग एक्चुअली घायल हुए थे, रशियंस एंड इंडियंस। उसके बाद आने के बाद कारवार के जब वो डॉक था कारवार में, एक फायर उस टाइम भी हुआ था आईएनएस विक्रमादित्य पे। तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं फायर सेफ्टी और प्रोटोकॉल्स के ऊपर, लेकिन एक और फायर हुआ है, तो एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तो ऑर्डर हुआ है टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस था। जैसे मैंने बताया कि कुछ डैमेज हुआ है, लेकिन इट वाज नॉट सो सीरियस कि द शिप हैड टू कम बैक। बिल्कुल। शिव, क्योंकि बात निकली है और हम नेवल एविएशन की बात कर रहे थे, आपने बातचीत में बताया भी कि आईएनएस विक्रांत कमीशन हो सकता है 15 अगस्त को, जब स्वतंत्रता दिवस होगा जी, और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव गवर्नमेंट मना रही है वो कंक्लूड होगा, एक साल के पूरे सेलिब्रेशंस, और ये गिफ्ट होगा टू द इंडियन आर्म फोर्सेस, स्पेशली नेवी। हमें जाना हम उसके एविएशन कॉम्प्लेक्स को लेके क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि शिप तो पहले से रेडी हो गया था, शिप ने ऑलमोस्ट नेवी के ऑलमोस्ट ट्रायल्स वो पूरे कर चुका है, कुछ इक्विपमेंट है ऑन बोर्ड, रडार वगैरह वो लगने के हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल उस शेप में आता जा रहा है जिस शेप में नेवी उसको चाहती है। सिर्फ एक चीज मिसिंग थी, एविएशन कॉम्प्लेक्स। मतलब जो एक, अगर दर्शकों के लिए कहें तो शिप के ऊपर जो एक एयरपोर्ट आप बनाते हो, उसमें कुछ चीजें आपको नजर आती हैं और बाकी चीजें टेक्नोलॉजी जो आप उसके अंदर एम्बेड करते हैं उसकी, और वो रशिया से आना था और वो उस रशिया से आकर के इंडिया में लगाया जाना था। उसकी प्रोग्रेस क्या है शिप? 15 अगस्त को जब ये शिप कमीशन होगा, तो क्या हम कोई लैंडिंग्स देख पाएंगे, या फिर अभी एविएशन कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह ऑपरेशनल होने में थोड़ा टाइम? वो टाइम लगेगा निखिला, मेरे जानकारी से काफ़ी टाइम लग सकता है। द शिप इज गोइंग टू बी इंडक्टेड नेक्स्ट मंथ फॉर श्योर। एविएशन कॉम्प्लेक्स, जैसे आपने बताया कि एक रशियन एविएशन कॉम्प्लेक्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, ट्रेनिंग भी हुआ है, और जैसे कुछ तस्वीरें रिसेंटली पब्लिश हुए थे इंडियन नेवी के साइड से ऑन द सी ट्रायल्स, और उसमें आप देख सकते थे एक मॉकअप, MiG-29K का मॉकअप जो था, वायर्ड मॉकअप, वो डेक पे, वो ये हैंडलिंग के लिए और साइज टेस्टिंग के लिए वो था, तो वो ऑलरेडी हुआ है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ जो जैसे आपने बताया थे एयरपोर्ट सिस्टम्स और हैंडलिंग एंड ट्रायल्स ऑफ दैट काइंड, वो ऑलरेडी हुए हैं। सिर्फ एक्चुअल लैंडिंग्स और टेक ऑफ्स के लिए वो तैयार हो रहे हैं। शुरुआत से प्लान यही था कि जो एविएशन कॉम्प्लेक्स होगा डेक पे और अंदर इस शिप के, वो इट विल बी द रशियन टाइप ऑफ एविएशन कॉम्प्लेक्स। जो लिफ्ट के साइज भी है उसके ऊपर काफ़ी बवाल हुआ है, लिफ्ट के साइज के ऊपर और कुछ सिस्टम्स के ऊपर निखिल, काफ़ी जैसे आपको पता है कि कॉम्बैट सिस्टम्स, कुछ एविएशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडार्स को लेकर इट्स हाईली इंडिजिनाइज्ड, काफ़ी सीइंग आत्मनिर्भरता, लॉट ऑफ इंडियन सिस्टम्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर शिप। लेकिन अगर इस जहाज को ऐसे ही देखोगे निखिल, ये बेसिकली MiG-29K के लिए तैयार है। इट इज ऑलरेडी MiG-29K के लिए तैयार है ही। तो जब एविएशन ट्रायल्स होंगे इस शिप पे, एक्सपेक्ट की MiG-29K का ही लॉन्च और टेक ऑफ्स होंगे। शायद LCA नेवी का भी कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस हो सकते हैं इस शिप पे। शिव, मैं बिल्कुल आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में आ गई कि जब हम आईएनएस विक्रांत को कमीशन करते हैं इनटू द नेवी, और अगर नेवी जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशंस में और उनसे डेमोन्स्ट्रेशन मांग करती है कि आप शिप पे डेक बेस्ड लैंडिंग्स भी डेमोन्स्ट्रेट करो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बोइंग और दासो से ये भी कहा जाए कि आप विक्रमादित्य या विक्रांत पे लैंडिंग्स करके हमको डेमोन्स्ट्रेट कीजिए कि वहां आपका एयरक्राफ्ट कैसे बिहेव करे? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये काफी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज होगा, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट का लैंडिंग और टेक ऑफ सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं है निखिल, काफी इलेक्ट्रॉनिक कैलिब्रेशन होता है,
एयरक्राफ्ट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा रेडार से, जो डेक हैंडलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो सारा कैलिब्रेशन और जो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग जो है वो सारा करना होता है। और मेरा मानना है कि वो बहुत जल्दी नहीं हो सकता है। और ये भी है कि जो डेक बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं वो काफी सिमुलेशन साइड से होते हैं। दिस विल बी एक्चुअली द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री निखिल, ये एक्चुअली इतिहास में पहली बार होगा जब एक दो विमान जो ऐसे डेक के लिए डिजाइन नहीं है उसका कंसिडरेशन हो रहा है एक कॉन्टेस्ट में। तो इट विल योर क्वेश्चन इज एक्चुअली अ वेरी गुड वन। वी विल हैव टू सी वेदर द इंडियन नेवी इंसिस्ट्स ऑन एक्चुअल ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन of these aircraft on INS Vikrant. क्योंकि मैंने पूछा इसलिए क्योंकि एक टेक्निकल साइड है जो सिमुलेशन हो सकता है, लेकिन बहुत कंट्रोवर्शियल उन एयरक्राफ्ट के डायमेंशंस भी हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिफ्ट का साइज एक तरह का है। अगर आप विक्रमादित्य में जाते हो, लिफ्ट्स आपकी बड़ी है, लेकिन उनकी फिर पोजीशनिंग इस तरह की कि वो बहुत यूजर फ्रेंडली नहीं है। आई थिंक कुछ एडवांस्ड सिमुलेशंस के बाद आई थिंक थियोरेटिकली ये काफी एक्सेप्टेबल है कि इंडियन नेवी इंसिस्ट करेगा कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी करना पड़ेगा शिप के डेक पे। आई थिंक दैट इज रीजनेबल। ठीक है, अब बढ़ते हैं शिव, नेवी को थोड़ा विराम देकर के सेना की बात करते हैं। हमने अभी पिछले दिनों दोनों तरफ भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच में बातचीत हुई लद्दाख में जो फेस ऑफ चल रहा है दोनों सेनाओं के बीच में। इनफैक्ट अब मुझे लद्दाख नहीं, पूरा नॉर्दर्न बॉर्डर ही कहना चाहिए, क्योंकि वो अरुणाचल तक के लगभग उस तरह की स्थिति है। आईबॉल टू आईबॉल स्थितियां लद्दाख में है, लेकिन टेंशन आपके अरुणाचल तक के है। एक और कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है शिव, और बहुत नया कुछ हमारे पास कहने के लिए नहीं है। चीजें क्या जहां थी वहीं स्टेबलाइज होती जा रही हैं अप्रैल 2020 वाली? निखिल, मेरा मानना है कि जो हुआ है लद्दाख में वो एक स्टेटस क्वो का सिचुएशन, नया स्टेटस क्वो का सिचुएशन ऑलरेडी बन चुका है। जैसे मैंने पिछले साल भी एक कॉलम लिखा था इस पे कि ये जो सर्दी आ रही है अभी, इट विल बी द थर्ड विंटर ऑफ दिस स्टैंड ऑफ। और जो चाइना का जो स्टेटस क्वो सिचुएशन है ऑन द अदर साइड ऑफ द LAC वो ऑलरेडी बन चुका है। वो ब्रिजेस बना रहे थे, बने हैं, वहाँ पे परमानेंट अकोमोडेशंस बन चुके हैं पैंगोंग के उस साइड पर। काफ़ी डिप्लॉयमेंट्स अभी भी जारी हैं उस इलाके में। तो जो छोटे मोटे जो डिसएंगेजमेंट्स हुए थे कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स में, वो तो अभी भी होल्ड कर रहे हैं, लेकिन जो लार्जर जो डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन ऑफ ट्रूप्स जो हम बोलते हैं टू एक्चुअली ईज द सिचुएशन, वो तो हुआ ही नहीं है। एक्चुअली डिप्लॉयमेंट्स बढ़ गए ऐसे इलाकों में। तो जो ये कोर कमांडर राउंड्स ऑफ टॉक्स जो हो रहे हैं, वो इट हैज एंटर्ड अ बिट ऑफ अ विशियस साइकिल निखिल। वो सेम चीज़ों के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। कुछ प्रपोजल्स हम देते हैं, कुछ प्रपोजल्स वो देते हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17, सब ये सब लेकर, लेकिन कोई सब्सटैंटिव फॉरवर्ड मोशन नहीं है। मैंने एक ऑफिसर से बात किया था कुछ दिन पहले जो ये टॉक्स में इन्वॉल्व थे, और उनका कहना था कि द ओनली थिंग वी आर अग्रीइंग टू डू इज टू कीप टॉकिंग। शिव, ये चीज़ बड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन हमारा काम है सवाल पूछना और उन सवालों के जवाब खोजना। ये चीज़ जब कोर कमांडर लेवल टॉक शुरू हुई थी तब कह दी गई थी कि जो चाइनीज साइड से जो डेलीगेशन जाता है उनके पे ग्रेड से ऊपर की बात हो रही है। वो वहां बैठ करके ना कुछ कमिट कर सकते हैं, ना कि कोई चीज़ डिलीवर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। जो फैक्ट था, तो उसके बावजूद इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहने का मतलब क्या था? क्योंकि देखो, इंडियन आर्मी का काफ़ी रियलिस्टिक व्यू है। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी एक छोटा मोटा सेना है और वो हुडविंक होते जा रहे हैं लद्दाख में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन आर्मी टोटली डिफेंड कर रहा है उस इलाके में, काफ़ी तैनात है फ्रॉम डेप्सैंग ऑल द वे टू डेमचौक एंड चुमोर एट्सेट्रा। तो ऐसा नहीं है कि वो एक वन साइडेड सिचुएशन है, लेकिन उनका भी एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है निखिल कि ये देखो, अगर एक एंगेजमेंट और टॉक्स के लिए एक चैनल जारी है तो वो एक्चुअली अच्छा है। इट इज बेटर देन नॉट हैविंग अ डिस्कशन, क्योंकि एट द डिप्लोमेटिक लेवल, गवर्नमेंट लेवल, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस लेवल, MEA लेवल,
वहां से भी काफी डिस्कशन तो चल ही रहा है बिटवीन दिल्ली एंड बीजिंग, निखिल। तो इसलिए द कोर कमांडर आर्मी के पास अपार्ट फ्रॉम द कोर कमांडर और कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है नहीं चाइना के साथ ऑन द इश्यू ऑफ द लद्दाख स्टैंड ऑफ। तो इसलिए वो इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन। लेकिन मेरा मानना है कि एंड एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, जो बात कर रहे हैं, ये जो स्थिति है उनके पे ग्रेड से ऊपर है। और जो एक्चुअली जो सॉल्यूशन होगा इस सिचुएशन के लिए, वो इट विल हैव टू कम बिटवीन द गवर्नमेंट्स, इट विल नॉट कम फ्रॉम द कोर कमांडर्स। हाँ, वैसे भी मतलब वो इट्स नॉट अ एमओडी थिंग, वो MEA के मतलब की चीज है। शिव, क्योंकि हम चीन की बात कर रहे हैं और चीन के साथ फेस ऑफ की बात कर रहे हैं, तो हम एक रिपोर्ट की बात करना चाहते हैं जो इससे 20 जुलाई को ये भी रिपोर्ट NDTV ने पब्लिश की थी। विष्णु शोम की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने मैक्सा टेक्नोलॉजीज, जो कि एक सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी है, वहां से जो उनको इमेजेस मिली हैं उसके आधार पे उन्होंने ये दावा किया है कि डोकलाम प्लेटो में, जहां 2017 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच में विवाद हुआ था, दर्शक ये जाने कि वो इंडियन टेरिटरी नहीं है, लेकिन भूटान क्योंकि एक इंडियन प्रोटेक्टरेट है, इसलिए हम जाते हैं भूटानीज टेरिटरी को और इंडियन इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए। और वहां से इंडियन टेरिटरी बहुत पास में एक ट्राई जंक्शन है जी, उससे 9 किलोमीटर पूर्व, 9 किलोमीटर ईस्ट में चाइनीज जो साइड है उसने काफी सारा कंस्ट्रक्शन किया है। एक पक्की सड़क है, एक पूरा गांव है, पार्किंग लॉट है, हर घर के बाहर में एक कार पार्क, मतलब वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि ये सिविलियन यूज के लिए है और ये एक नॉर्मल चाइनीज टेरिटरी है, जबकि ये कहा जा रहा है कि वो स्क्वायरली विद इन भूटानीज टेरिटरी है और इससे इंडियन इंटरेस्ट भी प्रभावित होते हैं। आप इस तरह के डेवलपमेंट्स को किस तरह से देखते हैं? निखिल, चाइना का जो कार्टोग्राफिक अग्रेशन का जो एक एजेंडा और एक मोडस ऑपरेंडी है, वो बहुत सालों से चल रहा है, इनफैक्ट बहुत सेंचुरी से चल रहा है। चाइना के पास दो मोडस ऑपरेंडी है टू टेक ओवर टेरिटरी, निखिल। एक है मिलिटरीली, जैसे हम देख रहे हैं वो अटेम्प्ट कर रहे हैं लद्दाख सेक्टर में। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, वो ट्राई जंक्शन में विद भूटान, जहां पे वो सलामी स्लाइसिंग करते हैं। जैसे आपको पता है, सलामी स्लाइसिंग इज अ वे ऑफ, वो बहुत धीरे से आप छोटा एवरी ईयर छोटा पीसेस ऑफ लैंड आप ऑक्यूपाई करते हो, ताकि कोई अलार्म नहीं बजता है कि आप ऐसे कर रहे हो। और इस एरिया में, डोकलाम में, इसलिए सेंसिटिव है कि पहला रीजन जो है आपने बताया, बिकॉज भूटान इज अ प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया। सेकेंड रीजन ये है कि यहां पे चाइना जो है 2017 में ऑलरेडी एक स्टैंड ऑफ हुआ है इंडिया के साथ। उसके बाद चाइना ने पूरा जो मोडस ऑपरेंडी बदला है। बेसिकली पहले 2017 में उन्होंने मिलिटरीली कुछ टेरिटरी वहां पे ऑक्यूपाई करने के लिए कोशिश की थी। इस बार दे आर एस्टैब्लिशिंग सिविलियन सेटलमेंट्स, एक्चुअल चाइनीज सिटीजन के सेटलमेंट्स बना रहे हैं वहां पर। इसलिए जब आप सैटेलाइट पिक्चर्स से देखोगे, यू कैन सी टाउन्स, आप पार्किंग लॉट्स देख सकते हो, लोगों के घर देख सकते हो, स्विमिंग पूल्स देख सकते हो, पार्क्स देख सकते हो। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो लगता है कि चाइना बोल सकता है कि अरे ये हमारे लोग रह रहे हैं हमें यहां पर, ये हमारा सेना नहीं है, ये हमने इन्वेड करके तो नहीं लिया, टेक ओवर किया है, ये हमारे लोग रहते हैं, इसलिए ये हमारा टेरिटरी है। ये भी एक एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी है जो चाइना काफी सक्सेसफुली यूज करता है। और निखिल, ये लद्दाख सेक्टर में भी उन्होंने ट्राई किया है इसको यूज करने के लिए, क्योंकि जैसे 2017 की वो एक तस्वीर बड़ी आइकॉनिक थी कि क्योंकि चाइनीज एक बुलडोजर आ रहा था वहां से, और वहां आपको उसकी पीठ दिखती है, आपको एक भारतीय सिपाही वहां पे खड़ा हुआ है, एक सिर आउट उसका आपको दिखता है। तो तब ये हुआ था कि जब उन्होंने एक मिलिट्री अग्रेशन या एक कंस्ट्रक्शन क्रू के डिस्गाइज में एक मिलिट्री अग्रेशन की कोशिश की थी, तब भारत ने विद एन आयरन फिस्ट उसको डिफेंड किया था। एक लंबा स्टैंड अप चला था, बट वी हैड आवर वे। लेकिन उस इमीडिएट फेस ऑफ के बाद में लगातार 2017 से लेकर अब तक 2022, 5 सालों में लगातार चीन ने भारत को आउटफ्लैंक करने की खूब कोशिश की है, वहां पे अलग अलग गांव बनाए। तो क्या ऐसा हो रहा है कि हम अपनी पोजीशन पे जमे तो हुए हैं, लेकिन वो विद टाइम
थोड़ी कमजोर होती जा रही है क्योंकि हमारी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है? ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो रही है निखिल, और ये इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो रही है कि क्योंकि चाइना इज एक फ्रेज है इंग्लिश में, क्रिएटिंग फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड. चाइना इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन अ स्टैंड ऑफ विद इंडिया, एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ को छोड़ के वो एक्चुअली फैक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड. दे आर आउटफ्लैंकिंग सर्टेन पोजिशंस बाय क्रिएटिंग टाउन्स, टाउनशिप्स, जहां उनके लोग रह सकते हैं. अगर आप ये दिखा सकते हो, ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि सिटीजन्स वहां आकर रह रहे हैं, देन आपका आर्ग्यूमेंट ये बनता है कि ये एक फॉरवर्ड एरिया नहीं है, ये एक खतरनाक इलाका नहीं है, ये एक स्टैंड ऑफ एरिया नहीं है. हमारे लोग शांति से यहां आके उनके परिवारों के साथ यहां आके रह रहे हैं. तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है या एक स्टैंड ऑफ टेरिटरी है या फॉरवर्ड एरिया? हमारे लोग तो खुशी से रह रहे हैं. तो इसलिए वी कॉल इट क्रिएटिंग फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड. आप वो जो कंप्लेक्शन है, वो नेचर जो है उस इलाके का आप बदल देते हो, और उसके बाद आप आर्ग्यू करते हो कि अरे हम तो लड़ नहीं रहे हैं, हमारे लोग ही रहते हैं यहां पर. That is also a fantastic strategy that China uses. One last question, Shiv. Yes. इसी के साथ हम कंक्लूड भी करेंगे. हमें समझना चाहते हैं क्योंकि आज के शो में हमने पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल लीवर्स और प्रेशर्स की बहुत बात की है. तो चीन की इस मोडस ऑपरेंडी को, जिसको इस तरह के डिफेंस बीट के पत्रकार बैठ करके अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, उसको लेके गवर्नमेंट के अंदर क्या सोच विचार है? क्योंकि ये गांव, एक हमको कभी अरुणाचल से पिक्चर्स मिलती हैं मैक्सआर के थ्रू, कभी हमको भूटान से मिलती हैं. गांव तो नए नए बसते जा रहे हैं. सरकार के अंदर इसको लेकर के किस तरह का रिस्पांस है, या वो किस तरह का विचार रखते हैं, या फिर हम इस तरह से गांव बनते देखते रहेंगे? निखिल, ये बिल्कुल साफ है कि गवर्नमेंट इस सिचुएशन को काफी सीरियसली ले रहे हैं. ऑब्वियसली इस गवर्नमेंट को गवर्नमेंट एमओडी नहीं चाहते हैं कि काफी अटेंशन जाए इस स्टोरी पे, क्योंकि इसमें इंडिया का डिसएडवांटेज डेफिनेटली है, क्योंकि चाइना का डिप्लॉयमेंट है हमारे घर के पास. ऐसा नहीं कि हम गए वहां पे, ये हमारा इलाका है, हमारा टेरिटरी है, हमारा धरती है, और वो लोग यहां आके बैठ चुके हैं. इट्स ऑलरेडी बिन सिंस May 2020 निखिल, May 2020 में शुरू हुआ था, और अब हम जुलाई अगस्त 2022 में बात कर रहे हैं. तो अगर इफ दे हैव नॉट मूव्ड बैक आफ्टर almost 2.5 years, it is definitely a problem. ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री स्टैंड ऑफ है निखिल, बिटवीन टू न्यूक्लियर नेबर्स. तो इसलिए एक डेफिनेटली एक वेरी सीरियस इशू है. ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, जॉइंट स्टेटमेंट्स में ऑब्वियसली कहा जाएगा कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, हम देख रहे हैं, इंडिया विल डिफेंड. वो सब ठीक है, वो एक्चुअली सही है, लेकिन ये बहुत ही सीरियस व्यू लिया जा रहा है इस पर. और आई थिंक नेक्स्ट 2-3 months कुछ और भी डिसीजंस लिए जाएंगे. और भूलना मत निखिल कि इंडियन साइड में जो फौजी तैनाती के अलावा काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है लगातार. अरुणाचल में देखेंगे, लद्दाख में देखेंगे, डेमचौक में देखेंगे, ये सारे एरियाज में जो शुरुआत में जो एक्चुअली जो फाइटिंग पॉइंट था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडियन साइड पे, वो तो लगातार बन रहा है. सड़कें बन रहे हैं, अकोमोडेशंस बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, हमारे साइड में भी बन रहे हैं. लेकिन इशू ये है कि ये हमारा इलाका है, और ये जो लोग आए हैं हमारे डोर स्टेप पे, वहां पे वो ये अकोमोडेशंस बन रहे हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं. दैट्स द डिफरेंस. देयरफॉर इट्स नॉट ओवर, इट्स अ बिग सिचुएशन. चलिए, इस सिचुएशन पे नजर रहेगी रखवाले की भी. रखवाले के आने वाले एपिसोड्स में आप सारे डेवलपमेंट्स पे अपडेट्स देखते रहेंगे. ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा. ये एपिसोड देखने के लिए आपका शुक्रिया, और शिव, हमें वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच निखिल, थैंक यू, एंड थैंक यू टू आवर व्यूअर्स. देखते रहिए दी लंदन टॉक.